कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। और मैं जो एक सेगमेंट पर चर्चा कर रहा हूँ, सेगमेंट था हमारा, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पंचायती राज पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं 2 वीडियो इस पर बना चुका हूँ। एक वीडियो था हमारा पंचायतों के ऐतिहासिक विकास पर, और दूसरा जो वीडियो था पंचायती राज से संबंधित समितियों पर। तो 2 वीडियो पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद में अब मुझे जो डिस्कशन करना है वो पार्ट 3 के नाम से रहेगा। और इसमें क्या करेंगे कि जब सारी समितियों ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, आगे चल करके जीवी के राव जो समिति थी 1985, 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति और 1988 में पी.के. थुंगन समिति। तो ये कुल समितियों की सिफारिशें थी। और इसके बाद में अब हम लोग ये देख रहे हैं कि पंचायती राज को जो संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 2 संविधान संशोधन महत्वपूर्ण रहेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, 1992। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं 73rd 73वां संविधान संशोधन 1992, 1992। इसके बारे में मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा जिनका हमको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये याद रखना है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया। तो किस पर दिया गया? एल.एम. सिंघवी समिति पर। इसको किसका स्टेटस दिया गया था? इसको संवैधानिक दर्जा दिया, यानी कि संविधान में जोड़ा गया। दूसरी बात याद रखना है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज जोड़ा गया। 3 स्तरीय पंचायती राज जोड़ा गया। और 3 स्तरीय और कहा गया कि और यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो 2 स्तरीय पंचायती राज होगा। 2 स्तरीय पंचायती राज होगा। और ये जो रिकमेंडेशन थी ये किसकी थी भाई? बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन थी। ये बनी थी जनवरी 1957 में और इसने रिपोर्ट दी थी नवंबर 1957 में। 3 स्तरीय का मतलब है 3 टियर का मतलब क्या था? 3 टियर का मतलब था ग्राम, खंड और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। और जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां 2 टियर होगा। 20 लाख से कम पर 2 टियर। और ये जो 2 टियर पर बात की गई थी, तो एक बात की गई थी कि भाई ग्राम पर होगा और दूसरा होगा जिले पर। तो 2 बातें आपको याद रखना है कि जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया, और जो 3 टियर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में जोड़ा, तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। तो एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, अगर आपसे सवाल कभी पूछता है तो। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में याद रखना है कि इस संशोधन को लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 को पारित किया। इसके बाद में दूसरा, तथा राज्यसभा ने इसे 23 दिसंबर 1992 को पारित किया। तो ये किसने किया भाई? राज्यसभा ने किया। और इसके बाद में 20 अप्रैल
1993 को राष्ट्रपति ने साइन किए, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। और जैसे ही हस्ताक्षर किए तो याद रखना है 24 अप्रैल 1993 को यह यानी कि पंचायती राज लागू हुआ। तो एक बात और समझ में आ गई कि भाई 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई इस संविधान संशोधन से संबंधित। इसके बाद में जो ये संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ विशेष बहुमत से, तो इसमें संविधान में निम्नलिखित बातें जोड़ी गई। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा क्या क्या गया। सबसे पहले तो याद रखना है कि भाग 9 जोड़ा, पार्ट 9 जोड़ा, पहली बात। दूसरा, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, कानूनी प्रावधान किए गए, अनुच्छेद जोड़े गए। और ये जो अनुच्छेद हैं वो है आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस बार क्या होगा कि प्रीलिम्स में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो एमपीपीएससी में हो, या आप अगर कोई अदर एग्जाम्स भी देते हैं तो वहां पर भी इनका रिलेवेंस होता है। पंचायती राज, मध्य प्रदेश में तो और ज्यादा इसका रिलेवेंस है। तो कहने का मतलब यह है कि इन आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे और इस बार भी एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद में जो पंचायती राज है यानी कि पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य। तो पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य दिया गया है। एक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 जी में, और इस 243 जी में 11वीं अनुसूची जुड़ी है, 11th शेड्यूल जुड़ा हुआ है, 11वीं अनुसूची जुड़ी है। और इसमें भाई 29 सब्जेक्ट हैं यानी कि 29 विषय। तो हमको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये वाला था। अब इसके बाद में मेन जो हमारा मेन फोकस है हम लोगों को आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ में क्या बात है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो ऐसा करते हैं कि हर एक आर्टिकल को ले लेते हैं और उसके बाद में आर्टिकल के अनुसार हम लोग क्या करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। तो सबसे पहला है, एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में एक लिखा हुआ डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं। अब ये जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं में जैसे लिखा हुआ है जिला की परिभाषा, और जिला की परिभाषा का मतलब ये है कि जिसको राज्य सरकार ने जिला घोषित कर रखा है, वो जिले की परिभाषा। इसके बाद में लिखा हुआ है जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब ये होता है कि लास्ट टाइम जब जनगणना हुई थी तो उस जनगणना के जो अंतिम आंकड़े हैं उनको जनसंख्या बोला जाएगा। इसके बाद में कहा गया है कि ग्राम का मतलब ये है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई यानी कि गांव का समूह या गांव कोई जिसको राज्यपाल ने ग्राम घोषित किया हुआ है। ग्राम के बाद में लिखा हुआ है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ये बहुत आसान है। ग्राम का मतलब सारी जनसंख्या को मिला करके गांव, उसको ग्राम बोला जाता है। लेकिन ग्राम सभा का मतलब ये है कि जितने व्यक्ति किसी पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। जैसे आपकी पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी, तो उस ग्राम पंचायत में जितने भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं यानी कि 18 साल की उम्र से ऊपर के जितने भी लोग मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में लिखा हुआ है पंचायत या ग्राम पंचायत। तो पंचायत का मतलब ये होता है कि ग्राम स्तर पर जो प्रतिनिधि सभा होती है या जिनको हम लोग चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, उसी को पंचायत बोलते हैं। इसमें कौन शामिल होते हैं, पंच, सरपंच, उप सरपंच। तो ये पंचायत हो गई। पंचायत के बाद में लिखा हुआ है खंड, और खंड का मतलब ये है कि जिला और ग्राम स्तर के बीच की इकाई को ब्लॉक बोला जाएगा या खंड बोला जाएगा। ये चीज पंचायतों का समूह होगा।
और खंड के बाद में जिला के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 243 में। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 243 ए, ये क्या कहता है? 243 ए में लिखा हुआ है ग्राम सभा, इसके बारे में। तो आपको याद रखना है कि ग्राम सभा का मतलब होता है कि मतदाता सूची में शामिल पंचायत क्षेत्र में लोग या मतदाता, तो जितने लोग पंचायत क्षेत्र में शामिल होते हैं, मतदाता सूची में शामिल पंचायत क्षेत्र में लोग, तो जितने लोग शामिल होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? ग्राम सभा बोल दिया जाता है, ये बात। इसके बाद में देखोगे आर्टिकल 243 बी सॉरी 243 बी में क्या लिखा हुआ है? पंचायतों का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। तो पंचायतों के गठन के बारे में दो बातें की गई हैं। एक तो कहा गया है त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जैसे पंचायत समिति होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कहलाती है? जनपद पंचायत। और इसके बाद में जिला स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर आपको क्या मिलेगी? जिला परिषद, ये बात। लेकिन कहा गया कि 20 लाख से कम जनसंख्या, तो यहां पर बोला गया है कि भाई कितने टीयर होगा? 2 टीयर के बारे में बात की जाएगी। एक तो आपका ग्राम स्तर पर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका जिला स्तर पर। तो ये दो बातें आपको याद रखना है और ये आर्टिकल 243 बी में है। इसके बाद में 243 सी देखोगे तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पंचायतों की संरचना। और पंचायतों की संरचना का मतलब ये है कि भैया ग्राम पंचायत में क्या होगा, यानी कि ग्राम स्तर पर क्या होगा? तो ग्राम स्तर पर क्या होगी भाई? पंचायत होगी, और पंचायत में आपके क्या होंगे? वार्ड होंगे, और दूसरा होगा पंचायत क्षेत्र होगा। वार्डों से पंच चुन करके आएंगे और पंचायत क्षेत्र से चुन करके आएगा सरपंच। पंचायत क्षेत्र से चुन करके आएगा सरपंच, और पंचों के द्वारा कौन चुना जाएगा भाई? उप सरपंच। तो तीसरा कौन होगा भाई? उप सरपंच, जो जनता से सीधे न चुन करके कौन चुनेंगे? पंच चुनेंगे, ये बात। दूसरा खंड स्तर पर, यानी कि जो खंड है, इस खंड स्तर पर क्या कहा गया कि भाई पंचायतों के समूह पर यहां पर भी वार्ड बनेंगे, और वार्ड के बाद में जनपद पंचायत क्षेत्र बनेगा। अब जो वार्ड हैं, वार्डों में से कौन चुन करके आएंगे? जनपद पंचायत सदस्य चुन करके आएंगे। और जो पंचायत क्षेत्र है, ठीक है, अब सदस्य जो हैं वो ही ये सदस्यों द्वारा 2 लोग चुने जाएंगे। एक तो अध्यक्ष चुना जाएगा और दूसरा चुना जाएगा उपाध्यक्ष, यानी कि सीधे जनता द्वारा नहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते, बल्कि जो वार्ड के सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। ऐसे ही जिला के बारे में संरचना पर बात की गई कि जिला को भी इसमें विभाजित किया जाएगा वार्ड में, और दूसरा होगा जिला परिषद क्षेत्र, जिला पंचायत क्षेत्र, ये चीज। तो आपको ये समझना है कि वार्ड मतलब गांव में वार्डों में डिवीजन होगा, कई पंचायतों को मिला करके खंड के आपके सदस्य वार्ड बनेंगे, और ऐसे ही मतलब और ज्यादा पंचायतों को मिला करके बड़े वार्ड बनाए जाएंगे, और वो कहां पर मिलेंगे? जिला पंचायत में, यानी कि जिला क्षेत्र में। ये चीज हो गई। तो अब इसमें वार्ड से कौन चुन करके आएगा? सदस्य, और यही सदस्य किसको चुनेंगे भाई? अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को। तो ये आपकी क्या हो गई? संरचना हो गई, यानी कि स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में 243 डी आपको याद रखना है। 243 डी यानी कि आर्टिकल 243 डी में क्या लिखा हुआ है? स्थानों के आरक्षण के बारे में बात की गई है, यानी कि रिजर्वेशन फॉर, स्थानों के आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन फॉर सीट्स या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो पंचायतों का
पंचायतों का आरक्षण। और ये जो पंचायतों का आरक्षण है यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसको बड़ा आसान तरीके से याद रखना है। इस पर ज्यादा डिस्कशन हम लोग जब मेंस की क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे तो वहां पर करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को आरक्षण याद रखना है। एक तो आरक्षण याद रखना है कि अनिवार्य रूप से, इसका मतलब यह है कि ये देना जरूरी है, ये संविधान में ही लिखा हुआ है। और दूसरा आरक्षण है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक, ये बात आपको याद रखना है। तो अनिवार्य और स्वैच्छिक आरक्षण का मतलब यह है कि अनिवार्य आरक्षण दो लोगों के लिए दिया गया है। एक तो दिया गया है एससी और एसटी को, याद रखना है जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि जितनी जनसंख्या होगी उस अनुपात में एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा। और महिलाओं के लिए कहा गया है कि कम से कम 1/3 महिलाओं को आरक्षण, 1/3 महिलाओं को आरक्षण, ये बात आपको याद रखना है। तो 1/3 आरक्षण कम से कम किसको हो गया? महिलाओं को। बस इतना याद रखिएगा कि बिहार पहला राज्य है, पहला राज्य जिसने 50% महिलाओं को क्या दिया भाई? महिलाओं को आरक्षण दिया। तो ये बात आपको याद रखना है, 50% आरक्षण मिला बिहार में। और मध्य प्रदेश और अन्य राज्य भी, मध्य प्रदेश में भी कितना आरक्षण है? 50%। तो याद रखना है कि महिलाओं का आरक्षण कम से कम 1/3 होगा और अधिकतम कितना होगा? 50% होगा, जो मध्य प्रदेश देता है। दूसरा यह है कि एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि जितनी अनुपात में, जैसे सपोज करिए 15% किसी पंचायत में जनसंख्या है तो 15% आरक्षण दिया जाएगा किसको? एससी को। और अगर एसटी है तो यानी कि जितनी जनसंख्या उतने अनुपात में एससी एसटी को आरक्षण कम से कम 1/3 महिलाओं को मिलेगा। स्वैच्छिक ये है कि राज्य सरकार ओबीसी को आरक्षण दे भी सकती है और नहीं भी। यानी कि ये राज्य सरकार पर, स्वेच्छा पर छोड़ा गया है कि राज्य सरकार को तय करना है कि उसको आरक्षण देना है या नहीं देना है, ये राज्य सरकार तय करेगी। तो ये उसके ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि अधिकतम आरक्षण 50% से अधिक नहीं। यानी कि सारा मिला करके एससी एसटी और कोई राज्य अगर ओबीसी को देता है। एक बात और याद रखना है, देखो भाई, एससी एसटी का लोकसभा में आरक्षण दिया गया है क्योंकि लोकसभा में एससी की 84, एसटी की 47 सीटें रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में एससी एसटी को आरक्षण है, जैसे एसटी को 47 सीटें और एससी को 35 सीटें दी गई हैं। तो याद रखना है कि लोकसभा में, विधानसभा में और स्थानीय सरकारों में एससी एसटी को आरक्षण है। महिलाओं को सिर्फ स्थानीय सरकारों में आरक्षण है, संसद में और राज्य विधानमंडल में है नहीं। और स्वैच्छिक में याद रखना है कि पंचायतों में ही, ना तो पार्लियामेंट में है ना राज्य विधानमंडल में है ओबीसी का आरक्षण, बल्कि कहां पर दिया गया है? स्थानीय सरकार में। ये भी स्वैच्छिक कि राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, राज्य सरकार चाहे तो नहीं दे। ये आपका क्या हो गया? रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 243E, आर्टिकल 243E, और इसमें लिखा हुआ है पंचायतों की अवधि यानी कि टेन्योर ऑफ पंचायत। तो याद रखना है पहली बैठक से 5 वर्ष तक, पहली बैठक से 5 वर्ष तक। और दूसरा याद रखना है कि यदि कोई पद खाली होता है तो 6 मंथ में भरना अनिवार्य। और एक बात याद रखना है कि अगर 6 महीने, 5 वर्ष के बाद चुनाव नहीं हो पाते तो 6 महीने तक अधिकतम डिले हो सकता है। 6 महीने के भीतर चुनाव कराने अनिवार्य हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में आर्टिकल 243F में लिखना है, और इसमें लिखा हुआ है योग्यता, योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशन का मतलब यह हो जाएगा कि
भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा कहा गया है एज कंप्लीशन ऑफ, उम्र कहा गया है 21 वर्ष। ये चीज अगर भारत में याद रखना है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की उम्र होती है 35 साल। इसके बाद में राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य की उम्र होती है 30 साल। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की उम्र होती है 25 साल। स्थानीय सरकार, चाहे शहरी स्तर हो चाहे ग्रामीण स्तर हो, वहां पर उम्र होती है 21 वर्ष। और वोटिंग एज कितनी है भाई? 18 वर्ष। तो ये बात आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 243F में लिखा हुआ है एज कितना हो गया? 21 वर्ष। और इसके बाद में है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ के पद का मतलब यह है कि जैसे आपको सरकार से वेतन मिलने वाला कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। अगर सरकार से वेतन मिलने वाला पद धारण करते हैं तो आप पहले उसे रिजाइन कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद में आप क्या कर लीजिए? चुनाव लड़ लीजिए। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में क्या करना है? एफ के बाद में आ जाएगा जी। और जी में क्या लिखा हुआ है? पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य। पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य। तो पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य के बारे में हम लोगों को देखना है। तो आपको याद रखना है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके लिए 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और याद रखना है कि पंचायतों को 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल दे सकता है, विधानमंडल दे सकता है। ये तो इसका मतलब यह है कि इसको वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो आर्टिकल 243G में इनका क्या किया जाएगा भाई? उल्लेख किया जाएगा। ये चीज इसके बाद में GH, आर्टिकल 243H के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आर्टिकल 243H में लिखा हुआ है पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां, पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां, पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां। तो याद रखना है पंचायतों को कर लगाने की शक्ति राज्य विधानमंडल दे सकता है, विधानमंडल दे सकता है। तो कहा गया है कि अगर पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देनी है तो वो कौन दे सकता है? राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 243 आई और इसमें लिखा हुआ है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग दरअसल एक आर्टिकल अगर आप लोग देखोगे तो आर्टिकल 280, इसमें लिखा हुआ है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। दरअसल होता क्या है कि किसी भी संघीय व्यवस्था में, यानी कि जब फेडरल स्ट्रक्चर होता है कि भाई संघ सरकार हो गई, केंद्र शब्द तो नहीं लिखा संविधान में, और संघ के साथ में क्या हो गए? राज्य हो गए। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो धन का वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए? इसी वजह से संविधान में आर्टिकल 280 में बनाया गया वित्त आयोग। और वित्त आयोग के बारे में याद रखना है कि यह केंद्र और राज्य के बीच में धन वितरण के बारे में रिपोर्ट तैयार करता है। और यह भी लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर संसद अधिनियम द्वारा वित्त आयोग का क्या करेगी? गठन करेगी, ऐसा लिखा हुआ था। इसी तरीके से जब स्थानीय सरकार का निर्माण किया गया, यानी कि लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, और लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि संघ राज्य के साथ में अब कौन सी सरकारें हो गई? स्थानीय सरकारें। तो स्थानीय सरकारों को केंद्र से और राज्यों से मिलने वाले धन वितरण के लिए राज्य वित्त आयोग के बारे में कहा गया था। तो राज्य वित्त आयोग का मतलब क्या हो गया? कि इसका मतलब यह हो गया कि केंद्र तथा राज्यों से मिलने वाले
धन के लिए राज्य वित्त आयोग गठित किया जाता है, वित्त आयोग गठित होता है, ये बात आपको याद रखना है। और राज्य वित्त आयोग गठित होता है तो एक बात और लिखी हुई थी कि पंचायती राज लागू होने के एक वर्ष के भीतर क्या होगा, राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार, एक वर्ष के भीतर राज्य विधानमंडल लिखे, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा भाई, गठन करेगा। तो एक बात यहां पे कितने वर्ष दिया गया था, 2 वर्ष दिया गया था, यहां कितना दिया गया, 1 वर्ष। नियुक्ति कौन करेगा भाई, राज्यपाल करेगा। इस्तीफा किसको देगा, ये राज्यपाल को देगा। हटा कौन सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। और इसका काम क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा कि भाई स्थानीय सरकारों को कितना वित्त उपलब्ध कराया जाएगा, किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए रिपोर्ट देनी है। कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्थानीय सरकारों को मिलने वाले वित्त के लिए किसका उल्लेख किया गया है, राज्य वित्त आयोग का। इसके बाद में अगला आर्टिकल देखिएगा, आर्टिकल 243 जे, आर्टिकल 243 जे, और इसको कह सकते हैं पंचायतों के लेखांकन तथा लेखा परीक्षा। बिल्कुल एकदम आसान सा है, आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे समझ लेते हैं, तो दरअसल क्या है ना कि अगर आपने एक नाम सुना हो सीएजी कैग के बारे में, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अगर आपने नाम सुना हो, तो ये जो सीएजी कैग है यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, तो इसकी जो स्थापना की गई है, इसकी स्थापना क्या की गई है कि दरअसल क्या होता है कि जो देश का धन है ना, हम सारे लोग जानते हैं कि देश में धन की आय होती है और दूसरा व्यय होता है। तो आय और व्यय में बेईमानी ना हो सके, भ्रष्टाचार ना हो सके, और देश के सामने सारा धन स्पष्ट दिखाई दे कि जो आय हुई है वो सही हुई है, जो व्यय हुआ है वो सही हुआ है। तो आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको स्पष्ट रूप से रखने का अधिकार किसको दिया गया है, सीएजी कैग को दिया गया है। लेकिन आपको 2 शब्द याद रखना है, एक शब्द है लेखांकन, लेखांकन का मतलब होता है लिखना, और दूसरा शब्द होता है लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा का मतलब होता है ऑडिट करना, यानी कि जांच करना। ये बात आपको याद रखना है। तो अगर आपको सीएजी कैग के बारे में एक वीडियो मैंने बना करके रखा हुआ है, सीएजी कैग को वहां से सही से समझ लेना है, आप जाइएगा वहां पर एक वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि याद रखना है कि जो केंद्र है, जो संघ सरकार है, इसकी सिर्फ ऑडिट करता है यानी कि लेखा परीक्षा करता है 1975 से कैग, बल्कि राज्य और स्थानीय सरकार, यानी कि राज्य है और स्थानीय सरकार है, तो राज्यों में लेखांकन यानी कि लिखना कि भैया कितना आय व्यय हुआ है, और दूसरा इसका ऑडिट करना, ये दोनों काम किसके हो जाएंगे, सीएजी कैग के हो जाएंगे। ऐसे ही पंचायतों के लिए भी लेखांकन और ऑडिट करना। तो जब 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया, तो कैग को यह अधिकार दिया गया कि ये स्थानीय सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करेगा और दूसरा उसकी जांच करेगा, ताकि पंचायतें क्या ना कर सके, भ्रष्टाचार ना कर सके। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 243 के आ जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है पंचायतों का निर्वाचन, आर्टिकल 243 के पंचायतों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ दी पंचायत, पंचायतों का निर्वाचन। अब ये जो पंचायतों का निर्वाचन है, इलेक्शन ऑफ दी पंचायत, इसके लिए बात याद रखना है, एक आर्टिकल और है। अगर आर्टिकल 324 से लेकर के 329 में देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग। इस निर्वाचन आयोग के बारे में अगर देखोगे तो 25 जनवरी 1950 से लेकर के 1989 तक यह कितने सदस्यीय था, 1 सदस्यीय था। लेकिन 1989 से लेकर के
90 तक ये कितने सदस्य हो गया? 3 सदस्य हो गया। 90 से लेकर के 1990 से लेकर के 1993 तक, 1993 तक फिर से ये एक सदस्य था। और 1993 से अब तक कितने सदस्य है भाई? 3 सदस्य। दूसरा याद रखना है कि आपको इसका निर्वाचन का काम किसका होता है? तो एक तो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और इसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, सभा और परिषद के चुनाव करवाना। यानी कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के निर्वाचन कराना। लेकिन हुआ क्या कि जब स्थानीय सरकारों का गठन किया गया तो स्थानीय सरकारों के निर्वाचन के लिए कहा गया कि प्रत्येक राज्य स्थानीय सरकार के निर्वाचन के लिए, स्थानीय सरकार के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर स्थानीय सरकारों के निर्वाचन के लिए हर राज्य को क्या करना है? अपने अपने यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग बनाना है, जैसा बोला गया है। आपको याद रखना है कि एक सदस्य होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये अपनी इस्तीफा राज्यपाल को देता है, लेकिन इसको हटाया जाता है, इसे उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, यानी कि संसद के विशेष बहुमत से। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। वेतन वही मिलता है जो हाई कोर्ट के जज को मिलता है, और इसका काम होता है राज्य में जो स्थानीय सरकारें हैं उनके निर्वाचन को संपन्न कराना। तो ये आपका के हो गया। इसके बाद में आर्टिकल 243 जे के एल देखिएगा। एल में क्या लिखा हुआ है? एल में लिखा हुआ है संघ शासित प्रदेशों में यदि पंचायती राज लागू करना है तो राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। आपको याद रखना है। तो ये एल में लिखा हुआ है कि भाई संघ शासित प्रदेशों में लागू होगा या नहीं होगा, तो संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, ये बात। इसके बाद में आर्टिकल एम आ जाएगा, और एम का मतलब यह है कि कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज लागू नहीं होगा, कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज लागू नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि लागू नहीं होगा में कहां नहीं लागू होगा। एक तो दिल्ली में लागू नहीं होता, दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश जहां पर यूनियन टेरिटरीज है जहां पर लागू नहीं। तो एक तो दिल्ली में लागू नहीं, संघ शासित प्रदेश में लागू नहीं। और दूसरा याद रखना है कहां लागू नहीं है। एक तो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, और इसके बाद में मिजोरम और मेघालय में लागू नहीं। अगर याद करने में दिक्कत हो जाए तो ऐसे आपको याद रख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे तो जैसा नॉर्थ ईस्ट है वैसा आपको यहां पर असम मिलेगा, ऊपर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, नीचे आपको मिलेगा नागालैंड, इसके नीचे आपको मिलेगा मणिपुर, यहाँ पे आपको मिलेगा मिजोरम, यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिपुरा, और यहाँ पर आपको मिलेगा मेघालय। तो कुछ नहीं करना है, आप मेघालय याद कर लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज में अल्टरनेट ले लीजिए। मेघालय लीजिए, त्रिपुरा छोड़ दीजिए, मिजोरम ले लीजिए, मिजोरम लेने के बाद में मणिपुर छोड़ दीजिए और नागालैंड ले लीजिए। तो ये आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर लागू नहीं। तो 4 ऐसे क्षेत्र है जहां पर पंचायती राज लागू नहीं है। यहाँ पर शहरी क्षेत्र होने की वजह से, और यहाँ पर अगर लागू नहीं है तो वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एसटी काउंसिल है, यानी कि जनजातीय परिषदों की वजह से लागू नहीं है। इसके बाद में 243N, और 243N स्पष्ट कहता है कि पंचायती राज लागू होने के 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य को
पंचायती राज लागू करना अनिवार्य, लागू करना अनिवार्य, 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य को लागू करना अनिवार्य। इसका मतलब ये था कि सपोज करो कि जैसे 1993 में पंचायती राज लागू कर दिया गया, 24 अप्रैल 1993 को, तो इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि 24 अप्रैल 1994 तक भारत के हर एक राज्य को पंचायती राज अधिनियम को लागू कर देना है या पंचायतों के चुनाव कराने हैं। ऐसा नहीं करना है कि कोई पंचायत का चुनाव भी हुआ है तो 5 साल बाद पंचायती राज लागू कर देंगे। कितने वर्ष के भीतर लागू करना अनिवार्य था? 1 वर्ष के भीतर। तो उस समय के लिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद में लास्ट आर्टिकल है 243O और कहा गया है परसीमन के बाद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन की रीति के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि अगर पंचायती राज के लिए राज्य विधानमंडल ने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है तो आप उसके खिलाफ की कौन सी रीति से निर्वाचन करा रही है, परसीमन बस करवाना चाहिए, उसके बाद में किस तरीके से करवा रही है, तो इसके खिलाफ आप निर्वाचन आयोग पंचायती राज को इस बात का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 243O के तहत कि आपको उसके खिलाफ केस नहीं होगा और निर्वाचन निर्बाध रूप से करवाए जाएंगे। तो ये बातें थी आर्टिकल 243O में, और बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत में जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर एक अधिनियम लागू होता है पेसा 1996। तो अगला वीडियो हम पेसा पर ही डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।